हेलो बच्चों, तो हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में नेक्स्ट टॉपिक दर्पण और दर्पण के प्रकार। और साथ में हम लोग देखेंगे समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और उनके गुण देखने से पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि आखिर प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, है ना। प्रतिबिंब हम लोग किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब हम लोग किसको बोलते हैं? तो प्रतिबिंब को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रतिबिंब किसको बोलते हैं और कितने प्रकार का होता है। तो आप जब भी स्कूल जाते हो या कहीं भी जाते हो तो तैयार होते हो ना। तैयार होने से पहले क्या करते हो? आईना को अपने सामने करते हो ना। आईना को ऐसे हम लोग सामने करते हैं और फिर आईना को देखते हैं, बाल को ठीक करते हैं, चेहरा को ठीक करते हैं ना, दोनों को ठीक करते हैं। तो जो हम आईना को अपने सामने रखते हैं, तो जब भी हम आईना को सामने रखते हैं तो वहां कौन होता है? फिर कौन दिखाई देता है ना। जब भी हम दर्पण को सामने रखते हैं, आईना को दर्पण भी बोलते हैं, है ना। तो दर्पण को जब हम सामने रखते हैं, आईना को सामने रखते हैं, तो वहां कौन दिखाई देता है? वो कौन है? आखिर जब हम यहाँ पर हैं तो आईना के अंदर या आईना के पीछे कौन दिखाई देता है? तो वो हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। और वो प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है? वो प्रतिबिंब बनता है प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण, क्योंकि वो जो आईना है वो प्रकाश का परावर्तन की घटना को करता है। और प्रकाश का परावर्तन के घटना के फलस्वरूप, क्योंकि हम आईने के सामने होते हैं, तो आईने के सामने जब हम होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो हमें दिखाई देता है ना। तो किसी भी वस्तु का, है ना, प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि परावर्तन घटना के बाद, है ना, किसी भी वस्तु का जहां भी प्रतिबिंब बनता है या इमेज बनता है, जहां उसका बिंदु स्रोत का इमेज बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या है देख लेते हैं, है ना। क्या है ना, कैसे परिभाषित कर सकते हैं प्रतिबिंब को? तो प्रतिबिंब को परिभाषित कर सकते हैं जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, कोई भी बिंदु स्रोत हो सकता है, वो वस्तु भी हो सकता है ना, किसी भी वस्तु हो सकता है या कोई भी बिंदु स्रोत हो सकता है। तो जब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, दो चीज है यहाँ पर, है ना। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पे वास्तविक रूप से मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको? वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, तो याद रखना है ना कितने प्रकार का होता है। तो पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग किसको बोलेंगे, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? तो बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, है ना, परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसका मतलब है कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश का किरण दर्पण से टकराने के बाद, है ना, परावर्तन होने के बाद वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलेगी, है ना। परावर्तन होने के बाद वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर मिलती है, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। दूसरा प्रकार का है ना, प्रतिबिंब का दूसरा प्रकार है आभासी प्रतिबिंब। अब ध्यान देना है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं यदि हम चाहें, है ना। वहां पर वस्तु हमने रख दिया, यहाँ पर हमने दर्पण रख दिया, है ना, और परावर्तन के बाद, है ना, उसका जो प्रतिबिंब है कहीं ना कहीं बनेगा, तो उसको हम पर्दे पे उतार सकते हैं, किसी पन्ने पे उतार सकते हैं, किसी कागज पे उतार सकते हैं, या किसी भी वस्तु पर उसका प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं, है ना। वही हमारा कहलाएगा, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब। क्योंकि, है ना, प्रकाश की किरणों के वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद या कटने से ही वो बनती है, इसीलिए वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगला है आभासी प्रतिबिंब, या फिर हम जिसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं, है ना। तो इसका कैसे इसको हम लोग परिभाषित करते हैं, है ना। बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद नहीं मिलती है, वास्तविक रूप से नहीं मिलती है ना। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहीं नहीं मिलती है, वास्तविक रूप से हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं मिलती है ना। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा लगेगा किसी बिंदु से आ रही है वो प्रकाश की किरण, किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना। ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब
बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। तो ये प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और आभासी प्रतिबिंब होते हैं, तो इसको याद रखेंगे। चलिए फिर अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, है ना, दर्पण एवं दर्पण के प्रकार और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर दर्पण क्या होता है ना, दर्पण क्या होता है ना। तो एक ऐसा प्रावर्तक सतह का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर सके, प्रकाश की किरण को मोड़ सके, वैसा सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। तो दर्पण भी एक इसी प्रकार का रचना है, एक ऐसा परावर्तक सतह जो प्रकाश की परावर्तन की घटना को घटित करता है, और उसे ही हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। तो दर्पण हम लोग किसको बोल सकते हैं? दर्पण हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा परावर्तक सतह जिससे प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश की किरण को मोड़ सकता है, प्रकाश की किरण को लौटा सकता है, ऐसा परावर्तक सतह या ऐसा सतह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। और उस परावर्तक सतह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। इसीलिए जब आईना आप देखे होंगे, है ना, आईना देखे होंगे, तो आईना दोनों तरफ से पॉलिश किया हुआ नहीं होता है, केवल एक तरफ ही पॉलिश किया हुआ होता है ना। यदि हम एक तरफ भी पॉलिश नहीं करेंगे तो प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरे तरफ सीधा पार हो जाएगी, क्योंकि वो पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की किरण सीधे पार हो जाती है। तो यदि किसी शीशा को ही एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरण जब आएगी, प्रकाश की किरण आएगी तो वो शीशा से होकर पार नहीं होगी, वो टकरा करके क्या हो जाएगी? वापस मुड़ जाएगी, है ना। और यही हमारा परावर्तक सतह कहलाएगा। और परावर्तक सतह जिससे प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। अब दर्पण दो प्रकार का होता है। तो पहला है हमारा समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको बोलेंगे? समतल का मतलब होता है एकदम प्लेन, है ना, कोई खुरदरा नहीं, है ना, कोई भी खुरदरा नहीं है, एकदम प्लेन हो, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल हो, या तो बोल सकते हैं जिस दर्पण का, है ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। तो यदि ये हम दर्पण ले तो ये है हमारा कि एक दर्पण है, देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एकदम समतल है। समतल का मतलब प्लेन है। आईना को भी देख सकते हैं, है ना कभी आईना आप यूज करते ही होंगे। तो आईना को देख लें, आईना का जो परावर्तक सतह होता है वो एकदम समतल होता है। और यहाँ पर यदि चित्र के माध्यम से हम दिखा रहे हैं तो ये हमारा परावर्तक सतह है। तो हम ध्यान देंगे कि इस ओर, है ना, इस ओर ये हमारा परावर्तक सतह है ना। और एक और पॉलिश किया हुआ, ये डैश 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 करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये शीशा है और इसको हमने एक तरफ क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है, एक तरफ पॉलिश किया हुआ नहीं है। तो जिस ओर पॉलिश किया हुआ नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, क्योंकि इसी ओर से प्रकाश का परावर्तन की घटना होता है ना। और जिस ओर पॉलिश किया हुआ रहता है ना, ये तो पॉलिश किया हुआ है एक ओर, तो जिस ओर पॉलिश किया हुआ रहता है उस ओर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह यदि हमारा समतल हो तो हम बोलेंगे समतल दर्पण। क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। यदि एकदम प्लेन हो हमारा परावर्तक सतह, है ना, तो हम उसको बोलेंगे समतल दर्पण। अगला जो दर्पण का प्रकार है वो है गोलीय दर्पण। कौन है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का क्या मतलब होता है? गोलीय दर्पण जिसका, या तो बोल सकते हैं जिस दर्पण का, यहाँ पर आप लोग जोड़ सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का बना हो, खोखले गोले का बना हो, है ना, निश्चित ज्यामितीय आकार हो, है ना। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी निश्चित ज्यामितीय आकार का हो, या फिर बोल सकते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का बना, क्या है, किसी खोखले गोले का बना हो, ऐसे दर्पण को हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण बोलेंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं, ज्यामितीय रूप से यदि ये देखें, है ना, ये एक प्रकार का दर्पण है ना, देखने में लग रहा है ना, ये खोखले गोले का भाग है ना, मान के चलते हैं इधर पॉलिश किया हुआ नहीं है, तो ये हमारा परावर्तक सतह है। ये क्या है? हमारा परावर्तक सतह है, और एक और पॉलिश किया हुआ है। इसी तरह, है ना, जब खोखला गोला को हम लोग काटते हैं, जब भी खोखला गोला को काटते हैं, दो प्रकार का ज्यामितीय बनता है, और दोनों प्रकार से हम किसी और भी हम लोग पॉलिश कर सकते हैं, है ना। एक बाहर की ओर पॉलिश करेंगे तो एक प्रकार का दर्पण बन जाएगा, एक अंदर की ओर पॉलिश करेंगे तो ये दूसरे प्रकार का दर्पण बन जाएगा। तो विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे दोनों दर्पण को, गोलीय दर्पण जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय। तो ये हमारा दर्पण है, और दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? समतल दर्पण
और एक हमारा होता है गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब हम लोग थोड़ा समझेंगे कि समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का क्या गुण होता है। चलिए इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक यहाँ पर चित्र बना हुआ है, इस चित्र को पहले गौर करेंगे। इस चित्र को गौर करें, क्या है इसमें। तो ये चित्र दिखाता है कि यदि ये हमारा समतल दर्पण है, एकदम इसका हम लोग तल देख सकते हैं, क्या है, समतल है। कैसा है, समतल दर्पण है। ठीक है, और हमने इधर पॉलिश कर दिया, डैश डैश का मतलब हमने पॉलिश कर दिया है। यदि समतल दर्पण पर क्या है, यदि कोई भी किरण लंबवत आपतित होती है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंबवत आपतित होती है, तो हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण यदि 90 डिग्री है, याद रखना है, यदि I इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। यदि लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब जिस दिशा में आपतित होगी उसी दिशा से वापस हो जाएगी। 90 डिग्री से यदि आपतित हो रही है तो 90 डिग्री से ही परावर्तित भी हो जाएगी। तो जिस दिशा से वो प्रकाश की किरण आती है उसी दिशा में सीधा लौट जाती है। यदि है ना आपतित किरण का आपतन कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो। तो किसी भी समतल दर्पण पर यदि कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो वो उसी दिशा में परावर्तित होकर चली जाती है। अब इस डायग्राम को देखेंगे, दूसरे डायग्राम को देखेंगे। दूसरा डायग्राम में ये हमारा समतल दर्पण है, ये मान के चलते हैं कि ये पी क्यू हमारा क्या है, समतल दर्पण है, और ये एक कोई वस्तु है, क्या है, ए बी जो है हमारा वस्तु है। तो ये समतल दर्पण है और यहाँ पर वस्तु रखा हुआ ए बी, उसका नाम भी मैंने दे दिया है, ए बी दे दिया है ना। तो समतल दर्पण आप देखे होंगे, यदि ए बी को हम देंगे तो इसमें हम दो आपतित किरण को खींचते हैं। पहला आपतित किरण है ना, ये बी क्यू के समानांतर है ना, ए ओ मान के चलते हैं, ए ओ हमने खींच दिया। ठीक है, तो ए ओ हमने खींच दिया, ये लंबवत हमने खींचा है ना। समतल दर्पण के आपतित किरण जो है, समतल दर्पण के लंबवत है कौन, आपतित किरण। तो जिस दिशा में आएगी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, क्योंकि ये जो आपतित किरण है वो समतल दर्पण के है ना लंबवत है। तो अभी हमने देखा कि यदि कोई भी आपतित किरण लंबवत हो तो उसी दिशा में लौट जाती है ना। तो पहला, दूसरा है इसी बिंदु से, ए बिंदु से ही हमने क्यू पॉइंट पे, ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट पे एक आपतित किरण खींचा, लेकिन खींचने के बाद क्योंकि ये समतल दर्पण है तो दर्पण में परावर्तन का घटना होगा। यदि ये आई बनेगा उसी एंगल से ये परावर्तित भी हो जाएगा, परावर्तित होकर के किरण इधर चली जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि एक बिंदु से हमने दो आपतित रेखा लिया है या आपतित किरण हमने लिया है, एक हमारा ए ओ और दूसरा ए क्यू, लेकिन दोनों ही परावर्तित होकर के दूसरे ओर चले जाएगी, कभी मिलेगी नहीं। तो हम इसको पीछे और की ओर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पीछे की ओर बनाएंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। तो ये था हमारा एक किरण आरेख है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो दर्पण का प्रतिबिंब जब हम इसे पीछे बढ़ाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा। ठीक है, तो ये किरण आरेख बताता है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रतिबिंब कैसे बनता है समतल दर्पण में, ये किरण आरेख को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में बनता है उसका क्या क्या गुण है, क्या होता है। तो पहला गुण है पहला गुण है कि प्रतिबिंब सीधा होता है ना। प्रतिबिंब जिस तरह है वैसी तरह होता है। आईना को देखें, यदि आईना को ऐसे पकड़ेंगे तो हम सीधा है तो उसका प्रतिबिंब भी क्या बनता है, सीधा ही बनता है। दूसरा, आभासी होता है। आभासी का मतलब क्या है, वास्तविक रूप से परावर्तन के बाद जो किरण है वो नहीं मिल रहा है। हम लोग देख सकते हैं ना, एक किरण इधर चल जा रहा है इसी बिंदु का, एक किरण इधर चल जा रहा है, जो कभी भी नहीं मिलेगा। तो वास्तविक रूप से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु स्रोत से प्रकाश का किरण क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम उसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश का किरण यहाँ से आ रहा है। तो ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और अगला क्या है, दर्पण के पीछे बनता है। तीन गुण याद रखना है कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ये तो आप अहसास किए होंगे यदि आप आईना को देखते होंगे, तो याद हो जाना चाहिए, है ना। वस्तु का आकार है ना, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का गुण क्या होगा, जो वस्तु का आकार होगा, यदि ये वस्तु का आकार है ना, तो प्रतिबिंब में भी देखेंगे तो इतना ही बड़ा दिखेगा। वस्तु का आकार
और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। ये दूसरा गुण है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब का। अगला गुण है क्या है कि वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी भी समान होता है। अब यहाँ दो शब्द आ गया, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी किसको बोलते हैं। याद रखना कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होता है, तो वस्तु दूरी किसको बोलेंगे, तो ये दर्पण है, तो दर्पण से जो दूरी होता है वस्तु का, इसको बोलते हैं वस्तु दूरी। क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी, है ना। और दर्पण से जो दूरी प्रतिबिंब का होता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, है ना, प्रतिबिंब दूरी। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होता है जब हमारा दर्पण कैसा हो, समतल दर्पण हो। इसीलिए यदि ये हमारा समतल दर्पण है, जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे, है ना, दूरी बढ़ाते जाएंगे, तो प्रतिबिंब का दूरी को भी हम लोग अवलोकन कर सकते हैं कि वो भी पीछे होते जा रहा है, क्योंकि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होता है समतल दर्पण के केस में। अगला है ना, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से परिवर्तित होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग गुण है ना, इसको भूलना नहीं है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, है ना, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसका मतलब है कि यदि हमने ये आईना को रख दिया, मान के चलते हैं कि ये एक आईना है ना, इस तरह आईना को हमने रख दिया, ये मेरे पास पेज है, आईना नहीं है था तो चलिए, ये आईना को हमने रख दिया, मेरा इस हिसाब से ये दायां हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है, ओके। तो क्या होगा, जब भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा ना, पार्श्विक उल्टा बनेगा। पार्श्विक उल्टा का मतलब जब भी हम दायां हाथ को ऐसे ऊपर करेंगे तो हमें लगेगा हम बायां हाथ को ऊपर कर रहे हैं, तो आईना में उल्टा लगता है। तो आईना में आप कभी करके देख लेना, है ना, थोड़ा सा कभी करके देख लेना। जब आप आईना में इधर दायां हाथ उठाओगे तो आईना में लगेगा कि आप बाएं हाथ उठा रहे हो, है ना, और जब भी आप बाएं हाथ उठाओगे तो लगेगा आप दाएं हाथ उठा रहे हो। तो पार्श्विक रूप से मतलब वस्तु का किनारा पलट जाता है ना, कि मेरे लिए जो दायां है वो प्रतिबिंब के लिए बायां हो जाएगा, और मेरे लिए जो बायां है वो प्रतिबिंब के लिए दायां हो जाएगा। किनारा पलट जाता है, पार्श्विक रूप का मतलब होता है किनारा पलट जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का जो पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व किनारा पलट जाता है। अगला है ना, प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा किस प्रकार का होता है, आभासी प्रकार का होता है, इसलिए इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। तो ये था हमारा दर्पण और दर्पण के प्रकार और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का क्या गुण। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लोर करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे, है ना, गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की घटना को देखेंगे।